पालघर निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी घमासान अपने चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और खास तौर से हर प्रत्याशी की प्रतिष्ठा भी इस बार दांव पे लगी है। वही बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार का प्रचार प्रसार जारी है और चुनावी माहौल बनाया जा रहा है। जो रणनीति चली जा रही है और जो मुहिम चलाई जा रही है उस सब के पीछे बहुजन विकास आघाड़ी के प्रवक्ता आजीव पाटिल की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। आजीव पाटिल बहुजन विकास आघाड़ी के न सिर्फ प्रवक्ता हैं बल्कि चुनावी रणनीति के विशेष जानकार भी माने जाते हैं और आज उसी के तहत आजीव पाटिल हमारे समक्ष मौजूद है। आजीव पाटिल इस लोकसभा चुनाव में किस प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं, किस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है और किस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है, किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, तमाम प्रकार के सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सीधे तौर पर बात करेंगे आजीव पाटिल से। सर जी नमस्कार। सर जी, हर राजनीतिक पार्टी अपने कुछ विशेष मुद्दों पर यह लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। बहुजन विकास आघाड़ी किस मुद्दे पर यह चुनाव लड़ रही है? पहली बात तो आपने बोला कि मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ। हमारे पार्टी में बहुत बड़े धुरंधर नेता है और वो सब स्ट्रेटेजी फाइनल करते हैं। मैं तो छोटा सा एक मीडिया हूँ, रिपोर्टर, पत्रकार और पार्टी के बीच वर्षों से आपकी भूमिका देखी जा रही है। छोटा सा आदमी हूँ। वर्षों से चुनाव में आपकी भूमिका देखी जा रही है। मैं छोटा आदमी हूँ। बहुजन विकास आघाड़ी जो है, नाम में ही बहुजन है। पूरे पालघर डिस्ट्रिक्ट में, पहले थाना डिस्ट्रिक्ट था, तो बहुजन विकास आघाड़ी का जो काम है वो अपने इलाके के लिए कुछ करना है, इस हिसाब से है। और गए 35 साल से अपने एमएलए है। जब 2009 में 2004-9 यानी 2000 के इसमें हमारे एमपी चुन के आए थे बलिराम यादव जी। जब ये स्प्लिट हुआ था मतदार संघ, उत्तर मुंबई से निकल के पालघर बन गया था, तो उस वक्त वो चुन के आए थे। उनको इसीलिए खड़ा किया था कि अपने एरिया का विकास प्रॉपर नहीं हो रहा था, इसलिए कोई तो आदमी चाहिए, इसलिए उनको खड़ा किया था। और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला था। जब बलिराम यादव जी खड़े रहे तो बहुत अच्छा निधि सेंट्रल से वो लेके आए थे। और उस वक्त हमने जो मांग की थी, सुरेश कलमाड़ी जी थे रेलवे मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह जी, सम्माननीय मनमोहन सिंह जी पंतप्रधान थे, तो रेलवे के बारे में कि डानो तक कैसे रेलवे जाएगी, डानो से नासिक कैसी जाएगी, जवार से भिवंडी कैसी जाएगी, फोर ट्रैक कैसा बनेगा, ये जो स्टेशन का सुशोभीकरण है वो कैसा होगा। बाद में गैस जो वसई समुंदर में होता है और वो दूसरी जगह जाता था, हमें थाने डिस्ट्रिक्ट को नहीं मिल रहा था, तो हमें कैसा मिल सकता है। सीवरेज लाइन जो है वो कैसे हमारे यहाँ हो सकती है। परिवहन सेवा है, फायर फाइटिंग सेवा है, तो म्युनिसिपैलिटी के पास उतना फंड नहीं है। तो केंद्र से फंड लाने के लिए बलिराम यादव जी की वजह से वो मैक्सिमम फंड आए। आपने उस वक्त देखा होगा कि म्युनिसिपैलिटी का बजट 3000 करोड़ के ऊपर गया था, क्यों, तो वहां से फंड आया था। आज देखेंगे तो 600 ही है। कैसा है, मुंबई का जो बजट है 30,000 करोड़ के ऊपर है बजट, हमारा 600 में। लेकिन लोग कंपैरिजन करते हैं मुंबई और वसई विरार, एरिया उतना ही है। मुंबई का जितना एरिया है स्क्वायर किलोमीटर, बस 19-20 इधर है, वसई का है, नया एरिया है। तो डेवलपमेंट सब नई नई करनी पड़ती है कॉर्पोरेशन को। मुंबई में बनाया है कि पहले से बना हुआ है। यहाँ पे जो समस्या है वो पहले से जो थी पानी की, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे फास्ट ग्रोथ होने वाला एरिया भारत, महाराष्ट्र और अपने एरिया में वसई विरार है।
कि सबसे फास्ट ग्रोथ यहाँ पे होती है। जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो 5 साल में बिगड़ जाता है, क्योंकि मुंबई नजदीक है, थाना नजदीक है, भिवंडी नजदीक है, वाड़ा नजदीक है, MIDC है, GIDC है। तो ये सब एरिया है, वहां पे रोजगार के लिए लोग आते हैं और रहने को पसंद करते हैं, सस्ते में घर मिले इसलिए वसई विरार। यहाँ पे कह रहे हो कि यहाँ पे हर 5 साल बाद जनसंख्या बढ़ जाती है तो समीकरण बिगड़ जाता है। समीकरण बिगड़ जाते हैं। तो पानी है, जैसे पेलर था, बाद में कम पानी होता, उसके पहले पापड़खिंड था, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ाई, वो कम पड़ने लगा, तो उसगांव डैम आया, उसके बाद सिरौली बनता रहा, फिर सूर्या टप्पा 1, 2, 3 आए। दूसरे भी जो प्रोजेक्ट है वो अभी से उसके काम चालू किए, सर्वे है, लैंड एक्विजिशन है, ये सब चीजें चालू की है। क्यों? तो बाद में भी पानी कम पड़ेगा, और 50 साल में क्या हो सकता है, और पानी कम पड़ सकता है। इसलिए लोकनेता हितेंद्र ठाकुर जी ने देहरजी प्रकल्प, वो जो पड़ा हुआ था, वो पैसा भर के वो हाथ में लिया था, तो वहां से पानी आने वाला है। यानी 50 साल की सुविधा है वो पानी की वसई विरार के लिए हो गई। अभी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का मेन प्रॉब्लम है। जैसे सूर्या का पानी है, पानी बहुत है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन उतना पैसा हमारे पास नहीं है। और बस्ती ऐसी है कि आज इधर लाइन डाली, बस्ती और बढ़ गई तो ये लाइन कम पड़ती है। समझो 6 की डाली तो बस्ती बढ़ जाती है, तो 1 की डालने की तो पूरा निकाल नहीं सकते। ये सब डिस्ट्रिक्ट प्रॉब्लम्स हैं, इसके ऊपर प्लानिंग चालू हो गई। और ये सब पैसा हमारे बलिराम जी दादा थे, तो सेंटर में से ज्यादा लेके आए। बाद में आपने देखा होगा 14 में अच्छे दिन आने वाले हैं, बराबर है, पार्टी विद डिफरेंस। उसके बाद और भी बहुत चीजें आई, पुलवामा आया और कुछ आया, लोग बहकाव में आके दूसरे सांसद बन गए। अभी वो 2 टर्म में जो सांसद बने, उन्होंने ऐसा कुछ पॉजिटिव काम किया नहीं। वो उनके पार्टी के ही लोग बोलते, उनके अलायंस के लोग बोलते कि इन्होंने कुछ काम नहीं किया, इनको टिकट मत दे दो, और उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। क्यों? क्या एलिगेशन उन पे था कि इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, और सही है, लास्ट 4-6 महीना घूमने लगे। तो फिर ये बार लोगों ने सोचा कि भाई हमने गलत किया है, नया कुछ होना चाहिए। इसलिए हमने राजेश पाटिल जी, जो 4.5 साल से MLA हैं, बहुत अच्छा काम किया है बोईसर में। वो बैंक पे है, थाना डिस्ट्रिक्ट बैंक पे थे, बहुत से आदिवासी सोसाइटी थी उसके ऊपर है, उनका अच्छा नेटवर्क है। और अच्छा नेटवर्क होने की वजह से हमारे जो बाकी के कैंडिडेट थे, उन्होंने बोला कि नहीं, राजेश पाटिल जी को ये बार टिकट दीजिए, ये अच्छा काम करेंगे। और राजेश पाटिल जी को हमने टिकट दे दिया। जैसे टिकट दे दिया, तब तक ये चिल्ला रहे थे, टिकट दे दिया और पहले दिन फॉर्म भरा। क्यों? नहीं तो ये एलिगेशन करते थे फॉर्म, अगर हमारे ये स्टाइल थी कि लास्ट के दिन हम फॉर्म भरते, लेकिन लास्ट के दिन तक रुकते थे ना, तो ये बोलते थे कि इसके साथ जाने वाला है, इसको छोड़ने वाला है, इसको सपोर्ट करने वाले है। ये सब फिजूल की बातें लोग चालू करते, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट और पार्टी रिपोर्ट इन लोगों का ये था कि ये बार ये कैंडिडेट गिरने वाला है और बहुजन विकास आघाड़ी का कैंडिडेट चुन के आने वाला है। दूसरा ऐसा हुआ था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के MLA हैं, कम्युनिस्ट के MLA हैं, और हमारे 3 हैं, ऐसे 5 जन एक साथ काम अच्छा करते थे। तो वो दोनों ने बोले कि हम 5 है, और सबको मिले और बताया कि भाई ये बार बहुजन विकास आघाड़ी को ये सीट छोड़नी चाहिए, 100% चुन के आने वाले हैं। लेकिन क्या हुआ मालूम नहीं कि सीटों का बंटवारा होने के पहले ही उबाटा ने उनके कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर किया, जैसे सांगली में किया। तो कांग्रेस का किला था, बाले किला था, वहां पे हमारे स्वर्गीय वसंत दादा पाटिल के पोते थे, बड़ा यानी फैमिली बड़ी है, उनका कारोबार बड़ा है, वो आराम से चुन के आते थे। लेकिन वहां पे भी शिवसेना ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया, उबाटा ने इधर भी सेम कर दिया। फिर उनके अलायंस को प्रॉब्लम हो गया,
का हमने बोला ठीक है, हम तो बीजेपी के साथ जाने वाले नहीं है। आज तक 35 साल में बीजेपी के साथ हमने कभी अलायंस किया नहीं, लेकिन यहाँ पे ये रूमर ये जाएंगे, इसलिए हमने पहले दिन फॉर्म भर दिया। ये पहले दिन फॉर्म भरने के बाद फिर वो विड्रॉ करेंगे, फिर ये करेंगे, वो करेंगे, ये चालू हो गया। फिर ये टीम है, बी टीम है, सी टीम है। जो लोग बीजेपी के साथ 30-35 साल से साथ में हैं, बराबर है, और इनका झगड़ा ऐसा हुआ, यही बोलते, झगड़े का कारण यही बोलते कि उन्होंने बोला था कि आपको सीएम करेंगे और शिवसेना का सीएम किया नहीं, इसलिए उनका अलायंस टूट गया। अगर अमित शाह जी या बीजेपी अगर शिवसेना का अलायंस करती थी तो आज क्या पोजीशन रहती थी? सकारात्मक पोजीशन रहती, वो रहते थे, साथ में रहते थे ना, वो साथ में रहते थे, और वो उनको ये कम्युनल है, वो कम्युनल है, मैं सेक्युलर हूँ, मैं ये हूँ, ये बात ही नहीं आती थी। वो दोनों बीजेपी और शिवसेना, ये दोनों कांग्रेस के साथ झगड़ते होते थे अभी, बराबर है। ऐसे लोग अभी बोल रहे, हमारे ऊपर एलिगेशन कर रहे हैं, ध्यान में है कि नहीं, कि आपका झगड़ा हुआ, आपको सीएम दिया नहीं है, अगर देते थे तो आप उधर ही रहते थे। हम तो 35 साल से बीजेपी के साथ झगड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि पूरे महाराष्ट्र में, वैसे तो भारत में समझो, लेकिन साउथ में नहीं है, तो पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही जगह है जहां पे उनको एंट्री नहीं मिली है, और ये मन में उनको है कि भाई इनकी वजह से एंट्री नहीं मिलती। तो एंट्री के वजह से कुछ न कुछ एलिगेशन करती है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है। अभी 1-2 मैसेज आए थे, गलत मैसेज, यही लोग करेंगे। तो आपने देखा होगा कि अभी राजेश पाटिल जी को हमने डिक्लेयर किया, प्रचार चालू हो गया, उनको पता चल गया कि भाई राजेश पाटिल 100% चुन के आने वाले हैं, फिर एलिगेशन चालू किया। आज सब जगह देखेंगे तो उबाटा वाले के इधर दिखते नहीं है, 1-2 बड़ी मीटिंग लेते हैं, उतना ही करते हैं। आज हमारा पूरे मतदार संघ में एट ए टाइम एक दिन में 140 से 150 मीटिंग्स, मिलजुल, प्रचार फेरी, कुछ न कुछ चालू है, इतनी जगह चालू है एट ए टाइम। इनका एक मीटिंग रहता है, सब लोग उधर जाते हैं। बाद में एलिगेशन करने लगे कि भाई ये गली के लोग हैं, दिल्ली में इनका क्या काम है। मृणाल गोरे जी थे, शायद आपको मालूम नहीं थे होगा, मुंबई में था कि वो पानी वाली बाई थी, बराबर है, तो वो दिल्ली में गए और दिल्ली वाली बाई गली में आई, ऐसा स्लोगन था कि हमें गली में बोल रहे। और ये हमारे लिए दिल्ली के सब ये गली में घूम रहे, जुट गए सब एक साथ जुट गए, सब घूम रहे हैं और हमारे ऊपर एलिगेशन करते कि इनका क्या काम है। अरे हम बोलते तुम्हारा, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। सही कहा आपने, काफी बातें बताई इस विषय पे, लेकिन एक खास बात आपने कहा कि आपके राजेश पाटिल जी, उन्होंने अपने विधानसभा में एक विधायक के तौर पर काफी बेहतर कार्य किए हैं, लेकिन उनके विधानसभा में बेलहर प्रभाग आता है। वह प्रभाग स्लम क्षेत्र है, कई प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पे, नाली, सड़क, गटर जैसी आवश्यक सुविधाओं के अभाव में लोग वहां पे जीने को मजबूर हैं। ऐसी बात नहीं है कि मनपा प्रशासन ने वहां पे इस सब आवश्यक कार्यों के लिए पैसा खर्च नहीं किया। सैकड़ों करोड़ रुपए ठेकेदारों को स्वाहा कर दी गए हैं, लेकिन उसका लाभ आम जनता को प्राप्त नहीं हुआ। वहीं इस विषय पर कभी भी विधायक साहब ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मनपा प्रशासन हर समय गांधी जी के 3 बंदरों की भूमिका में रही, लेकिन बार बार विधायक की भूमिका पर भी सवाल उठे। नहीं, ये गलत है, ये जानबूझ के करते हैं। जो इलाका है आपने देखा होगा, वहां पे सैटरडे संडे बिल्डर है, यानी सैटरडे को काम चालू होता है, संडे तक काम पूरा होता है, मंडे को लोग रहने को आते हैं, ऐसा इलाका है। 4.5 साल हुए विधायक जी को, बराबर है। आज करीबन 4 साल कोरोना में गए। प्रशासक है, यहाँ पे बॉडी नहीं काम कर रही है, प्रशासक किसका है? इनके हाथ में है।
आपने देखा होगा अभी इलेक्शन आया, पानी बंद करो, इलेक्शन आया लाइट बंद करो, तकलीफ चालू होगी, यानी लोग भड़केंगे और इनके खिलाफ जाएंगे। ये सब नौटंकी है, ये प्रशासन की है, कुछ काम करते नहीं। और वहां पे आपने देखा होगा कैसा है, चाली एरिया है सब, एक भी ऐसा एरिया नहीं पूरे बोईसर क्षेत्र में, वसई से चालू होता है तो बोईसर तक जाता है, सफाला तक जाता है, हाईवे मनोर तक जाता है। एक भी गांव ने, हर गांव में उन्होंने काम किया, हर एक एक छोटे छोटे गांव में किया। ये तो कॉर्पोरेशन है। यहाँ पे एक प्राइवेट लैंड है, जो चाली बनाते हैं वो हैंडओवर नहीं करते रास्ता, दो दो चाली में झगड़ा है, हर एक को अपना पानी निकल जाना चाहिए ऐसा है, लेकिन दूसरे का पानी लेते नहीं है। लेकिन जो जो काम करने हैं वो मैक्सिमम काम आप होते हैं, हुए हैं। कई जगह ऐसे रह जाता है कि प्रॉब्लम्स है, चाली बाद में बनी है, डिस्प्यूट है लैंडलॉर्ड और उनका, कई जगहों पे लेवल मिलती नहीं है। अभी सीवरेज का काम चालू, पहला टप्पा हो गया, जो फंड आया उसके ऊपर दूसरे का काम चालू करने का था, लेकिन 10 साल में अपना खासदार नहीं था तो फंड केंद्र से, सेंटर से आया नहीं तो आज तक पूरे वसई का सीवरेज का लाइन हो जाता था, और सीवरेज का लाइन हो जाता था तो बहुत से प्रॉब्लम निकल जाते थे गटार का। लेकिन ये उनको दोष नहीं दे सकते, उन्होंने काम कितने किए वो देखो ना। उसके पहले कंटिन्यूअस बीजेपी के एमएलए थे, बीजेपी के एमपी थे, लोगों को मालूम नहीं था। पूरा पूरब जो पार्ट है आचोला से लेके वो वाड़ा मतदार संघ में आता था, तो 100% बीजेपी के एमएलए वहां से चुन के आते थे, लोगों को मालूम नहीं था। आज के दिन में लोगों का कहना है कि हितेंद्र ठाकुर जी ने ये काम करना चाहिए। हमारे यहाँ, हमारे सिवा स्थानिक स्वराज्य संस्था के हैं, शिक्षक मतदार संघ के हैं, पदवीधर संघ के है, एमपी थे, इतने लोग प्रतिनिधित्व करते हैं ये इलाके को, लेकिन लोग सिर्फ जानते हैं कि हितेंद्र ठाकुर जी, क्यों? उनसे उम्मीद है, दूसरे से उम्मीद नहीं। लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि अपने क्षेत्र के लिए ये एमएलए और भी है, विधान परिषद के सदस्य और भी है, लोगों को मालूम ही नहीं है कि इतने लोग अपने इलाके को प्रतिनिधित्व करते हैं, मालूम ही नहीं लोगों को। तो जो आप पिल्लर की बात बोलते, एक पॉकेट रहेगा, वहां पे भी काम होते हैं, अपने लोग हैं, बराबर है। लेकिन ये जो है कोरोना और ये प्रशासकीय राजवट, ये क्यों नहीं इलेक्शन ले रहे? पहले ये थे उबाटा वाले साथ में थे, उन्होंने इलेक्शन लिया नहीं, अभी दूसरे हैं नहीं इलेक्शन ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया इलेक्शन लेने को, ये जानबूझ के नहीं इलेक्शन ले रहे, क्योंकि बॉडी इनके हाथ में, ऑफिसर इनका, अफसर इनके हाथ में है, इनको इजी है। और इसके वजह से इधर ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में सब जगह प्रॉब्लम चालू है कि इन्होंने इलेक्शन में, कानून क्या कहता है, 6 महीने के ऊपर एक दिन भी प्रशासकीय राजवट नहीं रहनी चाहिए, इलेक्शन लेना है, ये कानून है। तो भी ये कुछ न कुछ बहाना करते हैं सुप्रीम कोर्ट में और डिले कर रहे हैं, ये जानबूझ के कर रहे हैं और कुछ नहीं। बाकी आप देखेंगे तो जो एमपी ने काम किया है उससे बेहतरीन काम हमारे एमएलए जितने भी हैं उन्होंने काम किया है। और आपको इसलिए उनको दिल्ली में भेजना है कि भाई अपने को क्या क्या चाहिए। अभी आपको मैं बताता हूं कि हमारे बलिराम यादव जी थे, उन्होंने पीएम थे अपने मनमोहन सिंह जी, भरी मीटिंग में, महाराष्ट्र के सब एमपी थे, भरी मीटिंग में बोला कि मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। तो उन्होंने बोला क्या है? उन्होंने बोला अगर ट्रक से गाय भैंस लेके जानी है तो उसको कानून है, 10 लेके जाओ, 20 लेके जाओ, 5 लेके जाओ, कानून है। बोला हाँ है। तो बोला आदमी के लिए कानून है कि नहीं? तो उन्होंने बोला ऐसा क्या है? तो बोला हमारे इधर आके रेलवे में देखो, कैपेसिटी से 100 गुना 200 गुना लोग जाते हैं, हमारे लिए कुछ करना चाहिए, कोल ट्रैक की जरूरत है हमें, सब जो असुविधा थी उनको बताई। उन्होंने बोला ठीक है आप लेटर दे दो। उन्होंने लेटर दिया, कलमाड़ी साहब थे, और एक एक प्रोसेस चालू हो गई, और वो तभी से चालू है, अभी तक चालू है काम, वही काम चालू है उसमें ही, बराबर है।
4 ट्रैक हुआ, अभी 8 नंबर हो रहा है, ब्रिजेस हो गए, अभी हमारा है डानू से बोर्डी तक और 2 स्टेशन है, उधर तक जानी चाहिए। और भी मांगे हमारे मैनिफेस्टो में हम कर रहे हैं। और हमारे एमएलए 4.5 साल में बहुत अच्छा बढ़िया काम किया है उन्होंने, इसलिए सब जगह लोग उनके पीछे हैं। पालघर लोकसभा क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है। अगर राजेश पाटिल जी जीत के आ जाते हैं तो आदिवासियों के उत्थान के लिए, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए किस प्रकार की योजनाएं लागू की जाएंगी? वो खुद आदिवासी है, बराबर। लेकिन सबसे ज्यादा कठिन जीवन इस समय आदिवासी जी रहे, बड़ा पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता से वे महरूम। अभी इसलिए हमने क्या किया है कि हमारा पानी आता है सूर्या से, रास्ते में जितने गांव है सबको पानी दिए। जहां पे डैम है उनको पानी देना चाहिए, लेकिन डैम ऊपर रहता है और पानी नीचे आता है, और डैम के बाजू में जो गांव रहते हैं उनको पानी नहीं मिलता है। क्यों? तो हाइट पे है। उनको पहले कैसा पानी दे सकते हैं ये देखने के लिए हमने सब प्लान बनाया है। जब हमारे खासदार थे तब हमने वो इम्प्लीमेंट किया था कि भाई सबको पानी देना चाहिए। अभी हम वसई विरार को जितना पानी आता है, रास्ते में जितने गांव है सबको पानी दिया है। पहले के एमपी थे अपोजिशन बीजेपी के, उधर उपोषण को बैठते थे, क्या ये खेडूतों का पानी इधर किधर लेके जा रहे हैं। आज तक जितने भी आंदोलन वसई तालुका में हुए हैं वो अटकाने के लिए हुए, एक भी आंदोलन लाने के लिए कुछ हुआ नहीं। आप देखो, और ये आंदोलन करने वाले सब पार्टी के एक साथ रहते हैं। आप तो पत्रकारिता में आपको मालूम है सब एक साथ रहते हैं, बराबर है। तो ऑल पार्टी वर्सेस बहुजन विकास आघाड़ी, तो ऑल पार्टी में सेक्युलर भी थे और जातिवादी भी थी। अभी आप देखेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर कुछ बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, लोकल लेवल के। ये सब मिलीजुली सरकार है। सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी के वोट खाने के लिए उबाटा का कैंडिडेट है। आप देखेंगे लास्ट के 2 दिन में बाजी सब इधर उधर होगी। उनके जो छोटे छोटे कार्यकर्ता है उबाटा और उनके सब नेता है वो बीजेपी के साथ है। अच्छा, आपने देखा होगा जो मेन जायंट है वो सब उधर है, ये छोटे छोटे कार्यकर्ता है। और ये सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी के वोट खाने के लिए इनकी कोशिश है और कुछ नहीं है। इनका सिर्फ वसई तालुका में घूमना फिरना है, बाकी पूरा गांव पालघर है, डानू है, जवार है, मोखाड़ा है, वाड़ा है, तलासरी है, विक्रमगढ़ है, इधर कुछ नहीं, शांति शांति है, भगवान के भरोसे पे है। उधर इनकी बीजेपी और इनका मिलीजुली है, सब सेटलमेंट बराबर हो गया है। सिर्फ हम लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ और हम मुद्दे पे लड़ रहे हैं। हमें काम चाहिए के लिए, लोगों की समस्या है उसके लिए एक एमपी चाहिए। क्या एक एमपी रहेगा तो हम सर उठा के काम कर सकते हैं। ये दो टर्म एमपी थे, इनकी हिम्मत थी मोदी साहब के सामने ऐसा सर उठा के देखने की। एक भी एमपी की ताकत है? सही, हमारा एक एमपी रहेगा तो कैसा काम करा के लेने का रहेगा हमें मालूम है। और ये अच्छा काम होने वाला है, 100% चुन के आने वाला है। इसलिए ये अभी डर गए हैं। पुलिस रिपोर्ट भी है, आज का रिपोर्ट भी है, अभी देखेंगे तो अभी पालक मंत्री है, उन्होंने सुबह सुबह मीटिंग लिया। सब कॉन्ट्रैक्टर है, पालघर डाणू जाओ, उनको बोला ये ऐसा ऐसा करने का, इतना ला के दे दो और आपकी जिम्मेदारी है। न्यूज में आया था, बराबर है। हम गली वाले हैं तो सब दिल्ली वाले आके हमारे नाम से गाली दे रहा है। एक बोलता है सिटी फोड़ेंगे, दूसरा बोलता है तो उनको वसई वाले को वसई में निपटा देंगे। यानी वसई वाले का अपमान नहीं है? तुम डानू में बोलते हैं वसई वाले को वसई, यानी पूरे वसई वाले का अपमान है। तो वसई वाले को बोलते हैं इनको वसई में निपटा डालेंगे। कुछ बात विकास के ऊपर बोलो, अच्छे दिन आने वाले थे उसके ऊपर बोलो, तुम सिलेंडर का रेट जो है उसके ऊपर बोलो, डीजल पेट्रोल का भाव है उसके ऊपर बोलो, महंगाई क्या कम की उसके ऊपर बोलो, कितने लोगों को सर्विस दी, रोजगार दिया उसके ऊपर बोलो। कोई बोलने कोई नहीं है। ये सब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, लेकिन लोगों का जो मुद्दा है उसके ऊपर एक भी डिबेट होता है टीवी पे? ये लोग करते हैं, डिबेट करते हैं, बात करते हैं, सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पे बात करते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं।
हमारे चाणक्य ने बोल के गए, जिसका राजा व्यापारी उसकी प्रजा भिखारी, और आज भारत का ये हाल हुआ है। इसलिए कुछ न कुछ बदलाव चाहिए। हमारा एक एमपी रहेगा, बोलेगा एक एमपी, वो बोल रहे एक एमपी जाके क्या करेगा। अटल बिहारी और एक दूसरे 2 ही एमपी थे ना बीजेपी के, जनसंघ उस वक्त था, 2 ही थे ना। फिर ऐसा कुछ नहीं, एक आदमी रहेगा। हमारे जॉर्ज फर्नांडिस थे, एक ही थे, लेकिन एक ही काफी थी। और ये मोदी जी बोल रहे हैं ना सांसद में, सम्माननीय मोदी जी, एक अकेला सबको भारी। तो हमारा एक एमपी सबको भारी होगा। वर्तमान में पालघर निर्वाचन क्षेत्र में राज्य और राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े नेताओं का आवागमन जारी है। दर 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 कई हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, सिक्योरिटी पहले उनके आ जा रही है, आसपास चाक चौबंद सुरक्षा एक माहौल बनाया जा रहा है, राष्ट्रवाद की भावना प्रसारित की जा रही है। ऐसी स्थिति में बहुजन विकास आघाड़ी का जो परंपरागत वोट होगा वो भ्रम की स्थिति में है। ऐसा ना हो कि बहुजन विकास आघाड़ी का कुछ जमीनी स्तर का वोट जो इस समय भ्रम के जाल में फंस जाए, राष्ट्रवाद के फरेब में फंस जाए और दूसरी राजनीतियों के पाले में चले जाए, तो बहुजन विकास आघाड़ी को जाहिर सी बात है काफी नुकसान हो सकता है। क्या कहना चाहोगे? 10 साल में लोगों ने देख लिया, हो गया ना, भ्रम हुआ था। अच्छे दिन 15 लाख किसी में आने वाले थे, रोजगार मिलने वाला था, फिर पुलवामा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, राम मंदिर हुआ, अभी लोग शाने हो गए। आपको पता है कि आपके परंपरागत वोट कभी हाथ से निकलेंगे नहीं। परंपरागत वोट नहीं, बल्कि वोट बढ़ने वाले हैं। गए बार 490 थे, अलायंस था, लेकिन अलायंस वाले ने, आपको मालूम है, अलायंस ऊपर वाले करते हैं, नीचे वाले हमको वोट देते नहीं है, वो तो सामने वाले को देते हैं। तो इनका अलायंस बीजेपी के साथ है। हमारे जो खिलाफ है वो एक दूसरे से मिलीजुली सरकार है। कॉर्पोरेशन इलेक्शन में देखते हैं, हर इलेक्शन में आप देखते हैं, गए बार शिवसेना और बीजेपी पूरे महाराष्ट्र में 287 जगह पे आमने सामने थे, बराबर है। लेकिन एक ही सीट ऐसी थी जहां पे उनका अलायंस था, उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया था। शिवसेना और बीजेपी पूरे महाराष्ट्र में झगड़ा था, एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। एक ही सीट नाला सोपारा थी कि इनका अलायंस था। सही है। तो ये बात है कि ये सब मिलीजुली सरकार है, कुछ नहीं है। अगर इनको सीएम बनाते थे तो ये आज बीजेपी के साथ ही रहते थे, उनको किसी को कुछ पड़ी नहीं है। हमें सोचना है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पे बहुत बढ़ती जाती है, और हम प्यार के वजह से इधर नहीं रहने आए, मजबूरी की वजह से आए। आज मुंबई का स्लम वसई में हारलैंड की जगह पे लाने की कोशिश इनकी है, इनका स्टेटमेंट है, इनके बड़े बड़े मिनिस्टर लोगों का। हमारा अपोज है, जो गरीब है मुंबई में उसी जगह पे उसको मकान दे दो ना, उसको उठा के बाहर क्यों भेज रहे? काम धंधा उधर कर रहे हैं सर, उसको तुम वसई विरार में क्यों ला रहे हैं? यहाँ पे हमारा प्लान है कि ऐसी जो जगह है उधर कुछ नया प्रोजेक्ट जहां से लोगों को सर्विस मिल सकती है, काम धंधा मिल सकता है नए पीढ़ी को, वो हम प्लानिंग कर रहे हैं। और आप बोल रहे हैं कि स्लम इधर लाने का, इनका ही कहना है, दोनों का। एक बोलता है लाएगा, दूसरा बोलता है नहीं लाना चाहिए। हमारा तो अपोज है। ठीक है, जीत के प्रति कितना सुनिश्चित हो? गए बार 490 मिले थे, बराबर, 4,90,000 मिले थे। अबे वोट बढ़ गए हैं, बराबर है। राजेश पाटिल जी का 4.5 साल में जो बोईसर तक का इलाका है अच्छा काम किया है। हमारी पूरी टीम में लोकनेता हितेंद्र ठाकुर खुद ध्यान देते हुए, युवा आमदार क्षितिज ठाकुर ने काम किए, तो हमारे वोट और बढ़ेंगे। हम 6 लाख के आसपास जाने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर है। 2148 है, 21 लाख 48,000 है, 21 लाख के ऊपर वोटर्स है। अगर 55% भी पकड़ेंगे तो 11 लाख के आसपास वोटिंग होने वाला है। 1 लाख नोटा और सबको जाने वाला है, 10 लाख बैलेंस रहेगा। और हमारे कोशिश है
कि किसी भी हालत में हमें 10 लाख में से 6 लाख को पहुंचना है, लेकिन किसी भी हालत में हम 4 लाख के नीचे नहीं आएंगे। अभी आप मेरे को बताओ, ये 3 कैंडिडेट है, वोट है 10 लाख, तो हमारी जीत सुनिश्चित है। इसलिए ये सब डर गए हैं। इसलिए जब बड़ी पार्टी रहती है, बड़े नेता है रहते हैं, सीएम के लेवल के, वो कभी भी लोकल लोगों के ऊपर एलिगेशन नहीं करते। लेकिन ये सब वो रह गए बाजू में, हमारे ऊपर एलिगेशन कर रहे हैं, खुल के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये डर गए। अच्छा, और ये करेंगे और लोगों को हमारे वोट काटने के लिए और गुमराह करेंगे, गलत गलत मैसेज करेंगे, कुछ करेंगे। लास्ट में 2 दिन में ये सब मिलीजुली सरकार रहेगी और रात का इनका सब नौटंकी, लास्ट के दिन 2 दिन इनकी नौटंकी रात में चालू रहेगी। ये देखो, आप पत्रकार है, आप घूमना चालू करो। आपने देखा होगा, गए बार भी हमने बोला था कि बोगस वोटर्स है इसमें, बराबर है। ये बार भी 1 लाख के ऊपर वोटर्स बढ़ गए हैं और ये लास्ट के महीने में 35,000 वोटर्स बढ़ गए। कहां से है ये वोटर्स? हमने कई बार पकड़ के दिए थे, उनके ऊपर उन्होंने केस नहीं किया, शाम को छोड़ दिया। ये भी एक बार हमारा ध्यान है, हम सब जगह किधर बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं, ये देख रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता कैलकुलेशन कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे नाम है कि नाम है लेकिन वो इलाके में नहीं है, लेकिन वोटिंग के दिन सुबह सुबह आएंगे, इलेक्शन कार्ड लेके आते हैं और वोटिंग करके चले जाते हैं। ये बार हम सबको पकड़ने वाले, मतलब इस बार पूरा ध्यान रखा जाएगा। पूरा ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, अगर इस बार जीत होती है इस चुनाव में आपकी, तो आपका समर्थन इंडिया अलायंस को रहेगा या एनडीए गठबंधन? हमारा समर्थन किसी को नहीं रहा, बीजेपी को तो कतई नहीं रहेगा, बराबर है। हम तो बोलते हैं बीजेपी आने ही नहीं वाली है, आने ही नहीं वाली है। सब इन्होंने ढंग से काम करना चाहिए, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। ये इनका भरोसा है क्या उबाटा वाले का, ये इनके साथ रहेंगे। सांगली में देखा होगा, पहले दिन से इनका झगड़ा चालू हुआ, उधर ये करेंगे तो हम उधर वो करेंगे, वो बोलते हैं उधर तू करेगा तो मैं इधर ये करूंगा। ये इलेक्शन के पहले से इनका चालू हो गया। इलेक्शन के बाद भरोसा है। प्रकाश आंबेडकर जी ने बताया था कि इनको बोला था कि आप लिख के दे दो कि उनके साथ आप जाने वाले नहीं। उबाटा वाले को उन्होंने बोला था कि चलो अपन साथ काम करते, लेकिन तुम लिख के दे दो कि इनके साथ तुम जाने वाले नहीं। लिख के नहीं दिया इन्होंने। आज भी मैं बोलता हूँ कि उन्होंने बोलना चाहिए कि हम लिख के देते कि हम ये अलायंस छोड़ के जाएंगे नहीं। ये देखो, जब सेंटर में कुछ बात बनेगी तो मराठी में कहावत है, हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावला। यानी नेहरू जी थे, युद्ध चालू हुआ था, हमारे यशवंतराव चौहान उनके लिए ढाल बन के उधर गए। वैसा ये करेंगे, ये नहीं ये है तो चलेगा, फिर चलो हम तुमको सपोर्ट देते, तात्विक मुद्दों के ऊपर देते, ऐसा होगा। लेकिन हमने हमारे इलाके के लिए हम किसी से, हमारा सेक्युलर जो है वो हम छोड़ेंगे नहीं। जी धन्यवाद। थैंक यू। आपने देखा कि आजू पाटिल ने किस तरह से हमारे सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिए। तो उन्होंने बड़ी खास बात बताई, हर 5 साल बाद इस क्षेत्र में इतनी जनसंख्या बढ़ जाती है कि सारी जो समीकरण है वह बेकार हो जाती है। दूसरा, इन्होंने खुल करके कहा कि इस बार भाजपा को सत्ता पे नहीं आना चाहिए, हम उसका समर्थन किसी भी हालत में नहीं करेंगे। दूसरा, इन्होंने खुल करके अपने उम्मीदवार की जीत का भरोसा दिलाया। और इसी के तहत ही जो लगातार जो तमाम परिस्थितियां सामने आ रही, उन परिस्थितियों से जो सवाल पैदा हो रहे, उन सवालों का जवाब संभवतः 4 तारीख को ही मिलेगा। तब तक राजनीति से जुड़ी तमाम प्रकार की खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्राइम रिपोर्टर्स टीवी। धन्यवाद।